अभय जैसे ही आरुष के कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आया, उसने देखा कि मिस्टर निखिल कपाड़िया ने पेपर साइन कर दिए हैं और वो आरुष से हाथ मिलाते हुए वहां से जाने की तैयारी में है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही आरुष खुशी से पागल ही हुए जा रहा था। आखिर आज उसके हाथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो लगा था। तभी आरुष की नजर दरवाजे पर खड़े अभय पर पड़ी। उसको दरवाजे पर देखकर आरुष खुश होते हुए बोला, अभय आओ, देखो मिस्टर कपाड़िया ने सिग्नेचर कर दिए हैं। अब यह कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका है। यह सुनकर अभय ने गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है सर। तभी पीछे खड़े अभय को देखते हुए निखिल कपाड़िया मुस्कुराया और उसके पास आते हुए आरुष को देखकर बोला, तो मिस्टर ओबेरॉय, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो पूरा हो चुका है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? वैसे भी लंच टाइम होने ही वाला है। अगर आप उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरुष बोल पड़ा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर कपाड़िया, आप तो बस ऑर्डर करें। यह कहते हुए आरुष ने अभय की तरफ देखते हुए कहा, अभय तुम जाओ मिस्टर कपाड़िया के साथ और जितना चाहो उतना समय लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। समझो आज तुम्हारी छुट्टी। यह सुनकर अभय मुस्कुरा दिया। तभी मिस्टर कपाड़िया आरुष की ओर देखकर बोले, बस मिस्टर ओबेरॉय, मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि आप मेरे दोस्त का ख्याल रखें। यह सुनकर आरुष मुस्कुराते हुए बोला, जी जरूर। और फिर अभय और मिस्टर कपाड़िया दोनों ही कैबिन से बाहर निकल गए। अभय और मिस्टर कपाड़िया को बाहर एक साथ हंसते मुस्कुराते आते हुए देखकर कंपनी के लोग एक बार फिर से उन दोनों को हैरान परेशान होकर देख रहे थे। किसी को भी अभी तक इन दोनों के बीच की ये गुत्थी समझ नहीं आई थी कि कैसे यह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बिना किसी की भी तरफ ध्यान दिए वह दोनों कंपनी से सीधा बाहर निकल गए थे। थोड़ी ही देर बाद ओबेरॉय रियल एस्टेट कंपनी की बिल्डिंग में सीईओ के कैबिन के अंदर, सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका इतना वफादार आदमी हूँ, आज से नहीं बल्कि सालों से काम कर रहा हूँ मैं आपके पास। यह सुनकर आरुष बोला, राजेश मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बहुत ही वफादार और काम के आदमी हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं मिस्टर कपाड़िया से पंगा लूं इतनी औकात नहीं है मेरी, और यह बात तो तुम भी अच्छे से समझते हो। तभी राजेश जो कि परेशान सा वहां पर खड़ा था, उसने अपनी आवाज को थोड़ा सा दबाते हुए कहा, सर प्लीज मेरे बारे में भी थोड़ा सोचिए। मेरा पूरा घर, पूरी जिंदगी ही आपकी नौकरी से चलती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा की है, अब आप मेरे साथ ऐसा कुछ। तभी उसकी बात को काटते हुए आयुष ने थोड़ा गुस्से से कहा, देखो राजेश, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें अगले 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे रहा हूँ। तुम मेरे इतने दिनों से वफादार रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी और मदद कर देता हूँ, लेकिन अब बिना किसी बहस के जाओ यहाँ से। ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है, मुझे इसके बारे में सोचना है। आरुष की ये बात सुनते ही मैनेजर राजेश का चेहरा उतर गया। वो अपने आप को घसीटते हुए कैबिन से बाहर जाने लगा। तभी वो रुका और आरुष की तरफ देखकर बोला, सर मैं यहां से जा तो रहा हूं, लेकिन जिसकी वजह से ये सब हो रहा है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आरुष ने जब मैनेजर राजेश को ये कहते सुना तो उसने राजेश की तरफ देखा और बोला, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो, अगर वह तुमने करने का सोचा भी तो मिस्टर कपाड़िया तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये याद रखना। उन दोनों को देखकर इस बात का अंदाजा तो मुझे हो ही गया है कि उन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती है, और वह भी ऐसी दोस्ती जिसमें वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक भरोसे के साथ आरुष ने मैनेजर राजेश से ये बात कही थी। दूसरी तरफ एक 5 स्टार होटल के वीआईपी रूम में अभय निखिल कपाड़िया के सामने बैठा हुआ था। निखिल बड़े ध्यान से हाथ में पानी का ग्लास लिए अभय को देख रहा था, या यूं कहे कि अभय को घूर रहा था। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल साफ नजर आ रहे थे। उसे लगातार ऐसे ही घूरते हुए बहुत देर हो चुकी थी। अभय ने गहरी सांस ली और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। ये सुनते ही निखिल कपाड़िया बोला, मैं तुम्हें ऐसे देखना बंद कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अभय एक बार फिर से गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह से उठा और मुड़कर अपने गले में पहनी हुई टाई को ढीला करते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है अभी, और इसलिए मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम
मुझसे कोई सवाल करो, इसलिए मेरी बात मानो और मुझसे कोई भी सवाल अभी ना ही करो तो अच्छा होगा। अभय की बात सुनकर निखिल भी खड़ा हो गया। उसने पीछे से आकर अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे सालों तक अपनी पहचान छुपाने का क्या मतलब है और कहां थे तुम इतने दिन? अगर उस समय मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देखता या मैं वहां नहीं होता तो तुम क्या करने वाले थे? यह सुनकर अभय और निखिल दोनों ही फ्लैशबैक में चले गए। फ्लैशबैक। अभय जब उस रात कपाड़िया रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस में पहुंचा और उसने रिसेप्शन पर बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे सीईओ से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम जैसे लोग सीईओ से मिल क्या, उन्हें देख भी नहीं सकते हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। ये सुनकर अभय ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगा। थोड़ी ही देर में निखिल का असिस्टेंट वहां पर भागते हुए आया और उसने चारों तरफ किसी को ढूंढा। तभी उसकी नजर अभय पर पड़ी। अभय को देखते ही उसने उसे वेलकम किया। यह देखकर वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। निखिल के असिस्टेंट को वहां देखकर वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। तभी निखिल के असिस्टेंट ने उस रिसेप्शनिस्ट को डांटते हुए कहा, मिस, तुम्हें कंपनी में कौन आएगा और कौन जाएगा इसकी इंफॉर्मेशन के लिए रखा गया है, इसलिए नहीं कि तुम ये डिसाइड करोगी कि कौन सीईओ से मिलेगा और कौन नहीं। और क्या कहा तुमने? इनकी औकात नहीं। मैं तुम्हें अभी के अभी इस जॉब से निकलवाता हूं। यू आर फायर्ड। यह सुनते ही उस रिसेप्शनिस्ट का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो अपनी आंखों में भरे आंसुओं को बहने से रोकते हुए अपने हाथों को जोड़कर बोली, प्लीज सर, प्लीज मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी अभय ने उस असिस्टेंट को देखकर कहा, इसे जाने दो। और यह कहते हुए वह बिना पीछे देखे लिफ्ट की तरफ चला गया। उसे लिफ्ट की तरफ जाते हुए देखकर निखिल के असिस्टेंट ने उस रिसेप्शनिस्ट को घूर कर देखा और वह भी उसके पीछे जाते हुए बोला, सर आइए, मैं आपको ले चलता हूं। लेकिन अभय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में कपाड़िया बिल्डिंग की सबसे ऊपर 25वीं मंजिल पर बने निखिल कपाड़िया के कैबिन का दरवाजा खोलकर जैसे ही अभय अंदर आया, सामने बेचैनी से इधर उधर घूमते हुए एक शख्स दिखा जिसकी उम्र करीब 26-27 साल रही होगी। वो भागते हुए आकर अभय के गले से लग गया। वर्तमान में आते ही निखिल ने अभय को देखकर कहा, अगर उस दिन तुम मुझे वह मैसेज करके ये नहीं कहते कि तुम मेरे ऑफिस में हो या मैं तुम्हारा वो मैसेज टाइम पर नहीं देखता, तो तुम क्या करने वाले थे? क्या तुम वापस चले जाते? फिर से पहले की तरह सालों के लिए गायब हो जाते? यह कहते हुए निखिल ने अभय का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया, लेकिन अभय ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद निखिल फिर से बोला, देख यार, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है तेरे साथ, लेकिन बचपन में हम दोस्त थे। तू अपने दोस्त और हमारी दोस्ती को तोड़कर बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन मैं आज भी तेरा दोस्त हूं। तू जानता है, आज मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ तेरी वजह से हूं। इसलिए कभी भी कोई भी कैसी भी जरूरत हो तो अपने आप को कभी अकेला मत समझना। ये कहते हुए निखिल अभय को गले लग गया। अभय भी उसके गले लगे हुए मुस्कुरा दिया। तभी निखिल ने उसे झटक कर खुद से दूर किया और बोला, लेकिन मैं तुझसे नाराज हूं। तूने जाने से पहले एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और कहा था इतने साल तक तू? अगर तू चाहता तो मुझे बता सकता था, लेकिन नहीं, इसीलिए ही ना, क्योंकि तूने मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं। ये कहते हुए निखिल का गला भर आया था। अभय भी मन ही मन उसकी बातों को सुनकर परेशान हो गया था। उसकी आंखों के सामने उन दोनों के बचपन में एक साथ खेलते खिलखिलाते मंजर घूम रहे थे। उसने बिना कुछ कहे निखिल को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर उसकी पीठ सहलाकर उसे सांत्वना देने के बाद अभय ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, निखिल, अभी के लिए मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। निखिल ने अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए पूछा, कैसा वादा? अभय ने जवाब देते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि जब तक मैं न चाहूं तब तक किसी को भी मेरे यहां होने या मेरी असलियत के बारे में कुछ भी पता चले। इसलिए मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर निखिल ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि किसी को भी इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा जब तक तुम नहीं चाहोगे।
ये मेरा वादा है। निखिल की बात सुनकर अभय मुस्कुरा दिया। तभी निखिल ने कहा, एक बात पूछूं तुमसे? अभय ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो निखिल बोला, ऐसा क्या हुआ था सालों पहले जो तुम घर छोड़कर चले गए थे? यह सुनकर अभय पलटकर खाने की टेबल के पास जाते हुए बोला, निखिल चलो, मुझे बड़ी भूख लगी है, चलो लंच करते हैं। उसका जवाब सुनकर निखिल समझ गया कि अभय इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है। उसने भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की और चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ गया। निखिल ने अभय के चेहरे को गौर से देखते हुए मन ही मन कहा, अभय, मैं नहीं जानता कि वो कौन सा राज है जो तुम अपने भीतर छुपा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि जैसे तुमने एक समय पर मेरा साथ दिया था, ऐसे ही मैं भी तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इस जिंदगी में मैंने तुम दो लोगों से ही मिलने की तो तमन्ना की है। आज मुझे तुम मिल गए, एक दिन वो भी जरूर मिल जाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? क्या लगता है आपको, क्या करेगा अब राजेश अभय से अपना बदला लेने के लिए? क्या उसके दिमाग में कोई खतरनाक प्लान चल रहा है? ऐसी क्या असलियत है अभय की जो वह पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है? क्या हुआ था सालों पहले जो वह अपना घर छोड़कर आ गया और एक और ऐसी बेइज्जती भरी जिंदगी जी रहा है? और निखिल किसकी बात कर रहा था? वह किस लड़की को ढूंढ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।